नमस्कार। चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है अज्ञेय के साथ, जो कि संस्मरण है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं का जो पेपर पढ़ाया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसमें ये निबंध या फिर कह लीजिए संस्मरण संकलित है। क्योंकि स्मृतियों पर आधारित होता है संस्मरण, इसीलिए इसको संस्मरण कहा जाता है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा ये संस्मरण लिखा गया है, जिनकी अपनी कुछ स्मृतियां हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय के साथ में, उस पर आधारित ये संस्मरण है, जिस पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा हो जाएगी, ताकि आप जब एग्जाम में उत्तर लिखें तो आपका उत्तर औरों से कैसे अलग हो सकता है ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, और आपको कैसे अधिक अंक प्राप्त होंगे। यानी आपके उत्तर में ऐसा क्या क्या आप ऐड करें, ऐसे कौन कौन से बिंदु आप डालें, ताकि आप जो है अपने उत्तर को बेहतर बना पाएं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। साथ ही साथ इस संस्मरण पर विस्तृत चर्चा होगी, इसकी समीक्षा करेंगे, और इससे जितने भी प्रश्न, जिस तरह का प्रश्न बन सकता है, वो सारे आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बता दिए जाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी पर। जाहिर सी बात है, जिनके द्वारा ये निबंध संस्मरण लिखा गया, उनके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जो हैं, उनका जन्म 1916 में और मृत्यु 2011 में हुई थी। यानी उनका समय काल जो है 1916 से 2011 तक का है। छायावाद उत्तर काल के रचनाकार रहे हैं, यानी छायावाद के बाद में जो काल आया, छायावाद का उत्तर काल, उसमें लेखन कार्य या फिर उस समय लेखनी किसकी चल रही थी? जानकी वल्लभ शास्त्री की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है जानकी वल्लभ शास्त्री को। और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी साहित्य जगत में कदम रखा। किसने? जानकी वल्लभ शास्त्री ने। निराला से मुझे याद आया कि इनके मतलब निराला से काफ़ी संबंध अच्छे रहे हैं, जिसके चलते मतलब पत्राचार भी इनका हुआ है। जब आप भविष्य में पत्र साहित्य पढ़ेंगे, तब उसमें आपको पढ़ाया जाएगा निराला के पत्र, जो कि जानकी वल्लभ शास्त्री की एक पुस्तक है। अब बात कर लेते हैं संस्मरण पर। तो संस्मरण के प्रतिपाद्य और सारांश पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जानकी वल्लभ शास्त्री का संस्मरण, जिसका शीर्षक है अज्ञेय के साथ। हिंदी साहित्य के महान कवि, विचारक और प्रयोगशील लेखक अज्ञेय के साथ बिताए गए अनेक क्षणों की स्मृति मात्र नहीं है, बल्कि यह एक साहित्यिक यात्रा का आत्मीय दस्तावेज भी है। यह रचना जहां एक ओर लेखक के निजी अनुभवों से ओतप्रोत है, वहीं दूसरी ओर अज्ञेय के व्यक्तित्व और कृतित्व का सूक्ष्म और गहन अवलोकन भी प्रस्तुत करती है। यह लेखन साहित्यिक मूल्यांकन, आत्ममंथन और मानवीय संबंधों की बारीकियों का संगम है, जो कि ये संस्मरण की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अज्ञेय के बारे में तो हालांकि आपको काफी जानकारियां पता ही होंगी। बाकी यहाँ पर एक शब्द आया है प्रयोगशील, ये इसलिए यहाँ पर आया है, आपने सभी ने तार सप्तक के बारे में अवश्य सुना होगा। तो अज्ञेय जो हैं, उनके तार सप्तक से ही, जिसका पहला भाग जो है, तार सप्तक का पहला भाग वो सन 1943 में प्रकाशित हुआ था, वहीं से प्रयोगवादी युग की शुरुआत मानी जाती है, और उसके प्रवर्तक मान लिए जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। आगे बढ़े तो बात करते हैं शास्त्री जी, यानी जानकी वल्लभ शास्त्री जी अज्ञेय से सबसे पहले उनके नाम और काव्य के प्रभाव से आकर्षित हुए। हरी घास पर क्षणभर, जो कि अज्ञेय की एक काव्य संग्रह है, जैसी कृति में उन्हें एक ऐसी ठंडक और संयमित चेतना दिखाई दी जो तत्कालीन हिंदी कविता में अनोखी थी, यानी कहीं और नहीं मिलती थी। वे अज्ञेय की तुलना टी.एस. इलियट कौन है? एक पाश्चात्य विद्वान है या फिर पाश्चात्य कवि रहे हैं, जिनके बारे में आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। और मानते हैं कि जिस प्रकार इलियट यानी टी.एस. इलियट ने अंग्रेजी कविता में नवीनता और गहराई लाई, उसी तरह हिंदी कविता में अज्ञेय का स्थान आ जाता है। शास्त्री जी ने उनकी रचनाओं में न केवल आधुनिकता की आंच
को पाया, बल्कि एक ऐसा विद्रोही स्वभाव भी देखा जो वास्तविक रूप से या वास्तविक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर चित्त को चौंकाता है। चित्त यानी कि हृदय को, दिमाग को चौंकाता है। संस्मरण में अनेक कवि सम्मेलनों और साहित्यिक आयोजनों का उल्लेख आता है। कौन सा संस्मरण? अज्ञे के साथ संस्मरण जो है जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा लिखा गया। उसमें कई साहित्यिक आयोजनों और सम्मेलनों का उल्लेख आता है जहां दोनों साहित्यकारों ने मंच साझा किया। अज्ञे की प्रस्तुति शैली, उनका संयत गद्य और पद्य पाठ और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि शास्त्री जी को गहराई से प्रभावित करती रही। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि अज्ञे ने न केवल अपने लेखन से बल्कि अपने व्यवहार और सोच से भी उन्हें प्रेरित किया। यानी साहित्यिक रूप से तो प्रेरित किया ही, साथ ही साथ अज्ञे का व्यक्तित्व भी इतना विशाल और विराट था कि वो भी किसी भी समक्ष खड़े व्यक्ति को प्रेरणा देता है। संस्मरण में अज्ञे के साथ रामटेक यात्रा वर्णन विशेष रूप से मार्मिक और सौंदर्यपूर्ण है। जब वे टेसू के फूलों का जिक्र आता है इसमें, तो आपको ये नाम तो याद ही रखना चाहिए था कि आप इसको एग्जाम में जब उत्तर लिखें तो जरूर मेंशन कर दें। टेसू के फूलों को अपने मित्रों के लिए उपहार स्वरूप इकट्ठा करते हैं। यहाँ टेसू के फूल जो हैं वो कहीं ना कहीं मित्रता या फिर मैत्री भाव का प्रतीक बन जाते हैं। इस प्रसंग में अज्ञे की कलात्मक चेतना, प्रकृति से गहरे जुड़ाव और निश्चल भावुकता की भी झलक मिलती है, क्योंकि जो कवि होता है, कवि हृदय, वो प्रकृति के बहुत करीब होता है। तो यहाँ पर टेसू के फूल का जो जिक्र आया है वो एक बिंबात्मक रूप में आया है कि किस तरह से कवि का प्रकृति के प्रति सौहार्दपूर्ण वाला भाव होता है। तो इसको आपको रेखांकित करना है जब आप उत्तर लेखन करेंगे तब। इस यात्रा के दौरान अज्ञे के साथ हुई बातचीत, स्मृतियों का आदान प्रदान और उनके आत्मिक पक्ष का अनावरण एक ऐसे व्यक्ति की छवि सामने लाता है जो बाहर से जितना गंभीर और शांत है, भीतर से उतना ही संवेदनशील और सहज है। एक प्रसंग में जब शास्त्री जी अपने रायगढ़ प्रवास के मित्र देवेंद्र की चर्चा करते हैं और अज्ञे को यह बताते हैं कि वह उनका भांजा है। कौन? देवेंद्र। और अब नहीं रहा, यानी अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्षण भर के लिए संस्मरण एक गहरे व्यक्तिगत दुख का साक्षी बन जाता है। यह क्षण लेखक और अज्ञे के बीच संबंधों की आत्मीयता और साझा पीड़ा को उजागर कर देता है। अब देखिए, अगर कोई या फिर आप स्वयं हैं, आप अगर दूसरे के दुख से दुखी हो रहे हैं तो वो भी आपके अंदर का एक मानवीय पक्ष है, आपके व्यक्तित्व का एक विशेषता बन जाती है। अगर आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व के एक संवेदनशील पक्ष का उजागर करता है। संस्मरण के अंतिम भाग में जब दोनों साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तब साहित्य, विचार और स्मृतियों का गंभीर संवाद पाठक को हिंदी साहित्य की गहराइयों तक ले जाता है। त्रिशंकु निबंध, लॉरेंस और टैगोर पर चर्चा हुई और अज्ञे की प्रतिक्रियाएं लेखक के बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर संवाद की क्षमता को दर्शाती हैं। अज्ञे द्वारा लेखक के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था करना, लेखक कौन? जानकी वल्लभ शास्त्री, और यह कहना कि मेरा रास्ता ऐसा आसान नहीं है, मुझे प्रतीक्षा करनी होगी, एक प्रतीकात्मक वाक्य बन जाता है जो केवल एक यात्रा का नहीं बल्कि उनके जीवन और दृष्टिकोण का संकेतक है। यह संस्मरण अपने गद्य और काव्यात्मक गहराई, आत्मीयता और दृष्टि के कारण हिंदी संस्मरण साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें न केवल अज्ञे की छवि उभरती है बल्कि जानकी वल्लभ शास्त्री की संवेदनशील और विवेकशील साहित्यिक दृष्टि भी पाठक को प्रभावित करती है। यह करती कालखंड, एक संवेदना और एक मनुष्य की जटिलता को समझने का दुर्लभ अवसर पाठक को प्रदान करती है। क्योंकि संस्मरण जब हम पढ़ते हैं तो हमें कई ऐसे तथ्य किसी महान व्यक्ति के बारे में जानने को मिलते हैं जो हम उसके लेखन से नहीं जान पाते। उदाहरण के तौर पर अज्ञे के बारे में हमने इस संस्मरण में पढ़ा, जो कि आप एक बार जाकर टेक्स्ट को जरूर रीड करिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां से उठा पाएं। मैं यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, उसके पीछे मेरा औचित्य यही होता है कि जब आप एक बार जाकर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप पूरी तरीके से उसको समझ पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर चीजों को आपको बहुत ही डीपली जाकर एक्सप्लेन करती हूँ उदाहरणों के साथ में। तो आप जाकर टेक्स्ट एक बार जरूर पढ़ा करिए यहाँ से वीडियो देखने के पश्चात। अब बात करते हैं विशेषताओं पर, या फिर इसका जो विश्लेषण है पूरा विश्लेषण करेंगे और समीक्षात्मक दृष्टि के साथ में पूरी इसकी व्याख्या करते चलेंगे, ताकि ऐसा कोई प्रश्न अगर बने इसके विश्लेषण और समीक्षा के संदर्भ में तो वो भी आप आसानी से कर पाएं। जानकी वल्लभ शास्त्री का यह संस्मरण है जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी इस पर चर्चा कर ली है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। मैं पहले पॉइंट पर आ रही हूँ सीधा कि संस्मरणात्मक शैली की उत्कृष्टता इस संस्मरण में देखने को मिल जाती है।
यह संस्मरण स्मृतियों का कोलाज नहीं बल्कि एक सुसंगठित साहित्यिक चित्र है जिसमें अज्ञे के व्यक्तित्व का आलोक कई कोणों से झलकता है। शास्त्री जी की भाषा आत्मीय है किंतु उसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक गरिमा और वैचारिक गहराई लेखन को संस्मरण से ऊपर साहित्यिक निबंध के निकट ले जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, मैंने उदाहरण भी दे दिया जो कि अज्ञे के साथ संस्मरण में ही संकलित है। मैं समझता हूँ कि इलियट, टी.एस. इलियट की बात हो रही है, अभी तक तो आप जान गए होंगे। इलियट के दर्प स्फीत अंदाज में ही अज्ञे ने हिंदी कविता के क्षेत्र में बेखौफ कदम रखा था। यह वाक्य न केवल अज्ञे की काव्य यात्रा की तुलना करता है बल्कि लेखक की सौंदर्य बोध और साहित्यिक दृष्टि को भी उजागर करता है। दूसरा पॉइंट आता है अज्ञे का बहुआयामी व्यक्तित्व। अब जब आप संस्मरण पढ़ते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं संस्मरण की विशेषताओं पर या संस्मरण के संदर्भ में जितना हो सकता है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका स्वरूप क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या है, उस पर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगी ताकि आप संस्मरण को और बेहतर तरीके से समझ पाएं कि इसके तत्व आखिर क्या होते हैं। तो उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है व्यक्तित्व का विश्लेषण। संस्मरण या अन्य जितनी कथेतर गद्य विधाएं हैं उनका सबका एक मुख्य तत्व होता है व्यक्तित्व का विश्लेषण करना। यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा होती तो उसके व्यक्तित्व की झलकियां यहाँ पर देखने को मिल जाती, जैसा कि इस संस्मरण में भी मिली हैं। तो शास्त्री जी ने अज्ञे को मात्र लेखक नहीं, एक जीवंत उपस्थिति के रूप में यहाँ पर रेखांकित किया है। विचारशील है, मौन है, प्रखर है, सौंदर्य प्रेमी है, औपचारिक भी हैं, आत्मीय भी हैं, साथ ही साथ प्रकृति प्रेमी भी हैं। टेसू के फूल वाला उदाहरण देके आप इस बात को सत्यापित कर पाएंगे। उनका पर्वतारोहण यानी कि पर्वत पर चढ़ाई करना, पहनावा हो या टेसुओं को थाल में संजोने का आग्रह, हर प्रसंग में अज्ञे की कला निष्ठा और प्रकृति प्रेम उभर कर पाठक के समक्ष आ जाता है। उदाहरण आया है कि अज्ञे फुनगियों में उलझी चांदनी की तरह इत्मीनान से बैठे निर्गंध पुंसुक कलियों की अनाघ्रात गंध पी रहे थे। तो ये प्रकृति के प्रति ही तो उनका प्रेम है ना, जो वो प्रकृति में एक तरीके से पूरा समाहित हो गए थे, खो गए थे। तो आगे बढ़े तो तीसरा पॉइंट बनता है गद्य की काव्यात्मकता और प्रतीकात्मक सौंदर्य। शास्त्री जी का गद्य अपने आप में ही काव्यात्मक है, यानी गद्य को इस तरह से लिखते हैं कि उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई कविता कही गई हो। शास्त्री जी का गद्य अपने आप में ही काव्यात्मक है। प्रतीकों का प्रयोग इतना सधा हुआ है कि वे पाठक के गहरे भावबोध में ले जाते हैं। अज्ञे का वर्णन करते हुए निर्गंध किंसुक, झिंगुरों की झंकार, शिशु सदृश सस्मित स्वर, ऐसे जो शब्द आए हैं यही मतलब उद्धरण बन जाते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा लिखे गए इस संस्मरण में उनकी काव्यात्मक शैली के। ऐसे उपमानों का प्रयोग यह दर्शाता है कि शास्त्री जी न केवल एक कथाकार हैं बल्कि एक समर्थ कवि भी हैं। आगे बढ़ें तो चौथा पॉइंट बनता है संस्कृति और साहित्य की अंतरधारा, यानी दोनों का संयम। संस्कृति और साहित्य, कल्चर और लिटरेचर साथ में चल रहा है। संस्मरण में निराला पंथ, रविंद्रनाथ, कालिदास, भवभूति, टी.एस. इलियट, पाउंड, एजरा पाउंड की बात हुई है। इन सभी को संदर्भित करते हुए शास्त्री जी भारतीय और पाश्चात्य साहित्य की एक समन्वित दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। वह अज्ञे को केवल हिंदी के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि एक वैश्विक काव्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में भी पाठक के समक्ष लाते हैं, उजागर करते हैं। संस्कृति, अब यहाँ पर ये उद्धरण आया है, एग्जाम्पल दिया गया है उसी टेक्स्ट से, यानी जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा लिखा गया अज्ञे के साथ संस्मरण से ये उद्धरण मैंने यहाँ पर लिखा है। संस्कृत और बंगला के उद्धरण उन्हें भारतीय आकाश में उड़ने भर नहीं देते। संस्कृत और बंगला के उद्धरण उन्हें भारतीय आकाश में उड़ने भर देते हैं। यहाँ की मिट्टी में उनके कलमी पौधे की तरह पनप नहीं पाते। यह कथन आलोचनात्मक है किंतु पूर्णतः ईमानदार है, यानी स्पष्टवादिता इसमें छिपी हुई है। कहीं पर कोई ऐसा नहीं, पिछलग्गूपन नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाग लपेट से बातों को प्रस्तुत किया हो। पांचवा पॉइंट बनता है स्मृति और आत्मचिंतन का समन्वय। यह संस्मरण केवल अज्ञे का चित्रण नहीं है बल्कि शास्त्री जी का भी आत्मावलोकन है। जैसा कि संस्मरण स्मृतियों पर आधारित होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्मृतियों का ही यहाँ पर चित्रण हो। यहाँ पर लेखक के जो अपने भाव हैं, आत्मालोचन है, आत्मा अवलोकन है, वो भी प्रस्तुत हुआ है।
उनके द्वारा अज्ञेय को देखने की प्रक्रिया में लेखक का स्वयं का बौद्धिक संघर्ष, अनुभव और साहित्यिक सौंदर्य भी प्रकट होता है। जब वे कहते हैं मेरी आंखें खोलकर हारी हुई निगाहों से उनकी सिली भूत स्थित प्रज्ञता देखी, तो ये बात पता चल जाती है कि लेखक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आत्मा अवलोकन, आत्म विश्लेषण करते हुए चल रहा है। तो यह केवल अज्ञेय की विशेषता नहीं, शास्त्री जी की स्वयं की आत्माबोध की अभिव्यक्ति भी बन जाता है यह संस्मरण। तो बहुत ही विस्तार से चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, ज्यादा बड़ा संस्मरण है नहीं, तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी निष्कर्ष पर बात करें तो अज्ञेय के साथ हिंदी साहित्य के संस्मरण साहित्य में एक विलक्षण कृति है। यह केवल स्मृति नहीं, साहित्यिक सौंदर्य का दस्तावेज है। जानकी वल्लभ शास्त्री की यह रचना शैली, भाषा, दृष्टि और आत्मीयता चारों ही स्तरों पर उत्कृष्टता का मिसाल है। यह पाठक को अज्ञेय के जीवन और साहित्य के अंतरंग में पहुंचाने के साथ साथ एक सच्चे साहित्यकार की अनुभूतियों से भी जोड़ने का कार्य करता है यह संस्मरण। तो बात यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत ही विस्तार से विश्लेषण किया गया है, सारांश आपको बताया गया है, चर्चा परिचर्चा जिन जिन तत्वों को लेकर हो सकती थी वो यहाँ पर कर ली गई है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी मदद होती है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर आई हूँ, आपकी मदद करने के उद्देश्य से, वो मैं पूरा कर पा रही हूँ या नहीं। बाकी इस चैनल से हमेशा आपकी मदद होती रहेगी। तो अपनी जो समस्याएं हैं, जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए जिनकी आपको ज़रूरत है। तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं चीज़ें। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, यहाँ से आपको हमेशा मदद मिलेगी। और साथियों को अपने इस चैनल से जरूर जोड़ें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।